हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर हम कला के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कला के 6 अंग कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के हमारे इस नए वीडियो में कलाओं के मूलभूत तत्व, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है दृश्य कलाओं के मूलभूत तत्व या चित्रकला के तत्व। ठीक है, किसी भी तरीके से हम इसको बोलें तो मेन हमारा क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जिस प्रकार षडंग में 6 अंग बताए गए हैं, उसी तरीके से चित्रकला के तत्व भी 6 ही होते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा। इसके सारे जितने भी ये तत्व हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो धीरे धीरे हम इनको कवर करते चलेंगे, क्योंकि एक तत्व को बताने के लिए या फिर एक तत्व को कंप्लीट करने के लिए शायद 2-3 वीडियोस बन जाएं, पर घबराने की बात नहीं है। मैटर हम सारा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके बारे में। कलाएं अपने अपने माध्यमों के अनुरूप तत्वों को एक व्यवस्थित ढांचे के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। कलाकृति एक प्रकार का आलेख, डिज़ाइन अथवा संयोजन है। कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित होती है, उन्हें तत्व या कला के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी कलाएं हैं वह अपने अपने माध्यमों के अनुरूप, ठीक है, चाहे उनका माध्यम कोई भी हो, उसके अनुरूप एक तत्व का एक व्यवस्थित ढांचा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिलकर ही कोई कृति बनाई जाती है या बनती है, तो वही सब उसके तत्व कहलाते हैं। कलाकृति एक प्रकार का आलेख, यानी कि जो कृति है, कोई भी डिज़ाइन है या कुछ भी है, वो एक प्रकार का आलेख ही डिज़ाइन या संयोजन है। ठीक है, कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित होती है, उन्हें तत्व या कला के तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई भी कृति या कोई भी कलाकृति जब बनती है तो वो कुछ चीज़ों के मिलने से बनती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक माध्यम से या एक चीज़ से वो बन गई। उसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे वो नियम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बेसिक से छोटी चीज़ों को मिलाकर ही जो है एक कृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला इसमें है रेखा, रंग, रूप, तान, ओट, अंतराल। ये 6 जो तत्व हैं, ये कला के तत्व कहे जाते हैं। रेखा यानी कि लाइंस, रंग यानी कि कलर्स, रूप या आकृति जिसको हम शेप या फॉर्म बोलते हैं, तान जिसको टोन बोलते हैं, पोत जो टेक्सचर होता है, अंतराल जो स्पेस होता है। ठीक है, इनके बारे में हम डीपली पढ़ते चलेंगे। तो फिलहाल एक चीज़ और है यहाँ पे, दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई बिंदु है। ठीक है, किसी भी चित्रतल पर या धरातल पर जब एक बिंदु रखा जाता है या एक बिंदु बनाया जाता है, तो वहीं से जो है कला का सृजन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई बिंदु माना गया है, और बिंदु ही होता है, क्योंकि इसी से रेखा बनती है और रेखा से रूप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है रेखा, लाइन। यह कला का समतल, सार्वभौम तथा सर्व प्राचीन माध्यम है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या विस्तार को रेखा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। ठीक है, तो रेखा क्या है? रेखा कला का समतल, सार्वभौम तथा सर्व प्राचीन माध्यम है। सर्व प्राचीन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जब आदि मानव ने भी अपने भावनाओं को बाहर निकालने के लिए चित्रों का निर्माण किया था या कुछ चिन्ह बनाए थे, तो उन्होंने सबसे पहले लाइन ही खींची थी। ठीक है, यानी कि रेखाओं से ही उन्होंने सबसे पहले चित्रों का निर्माण किया था। चाहे वो उन्होंने किसी चट्टान पर खुरच कर बनाए, किसी नुकीली चीज़ से, चाहे वो पत्थर से रगड़ कर बनाए, चाहे जैसे भी बनाए, क्योंकि
धीरे धीरे उसने उसमें रंगांकन करना शुरू किया था, लेकिन सर्वप्रथम उसने केवल इन्हीं लाइनों से, इन्हीं रेखाओं से अपने चित्रों का निर्माण किया था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, सर्व प्राचीन है। ठीक है, और सबसे सरल माध्यम भी है। तो रेखा क्या होती है, जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या विस्तार। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या विस्तार को रेखा कहते हैं। यानी कि जब हमने एक बिंदु रखा और उसको लगातार किसी निश्चित दिशा की तरफ खींच दिया, तो वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है सरल रेखा जो सीधी खींची हुई है, दूसरी है वक्र रेखा जिसकी दिशा मुड़ जाती है या जिसमें घुमाव आ जाता है, वो वक्र रेखा होती है। ठीक है, ये छोटी सी बात क्लियर हो गई। रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वैसे आगे इसके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। फिर इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक मतलब मेन बिंदु हैं जो मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिए हैं, ये आपको याद करने में इजी हो जाएंगे। पहला है, जो रेखा किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची जाती है वह बौद्धिक रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी कि हम कोई चित्र बना रहे हैं तो मतलब हम कुछ सोच कर बना रहे हैं, या फिर हम जो लाइनें खींच रहे हैं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए खींच रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको बौद्धिक रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे हम ऐसे ही मौज मस्ती में बैठे बैठे लाइनें खींच दें, वैसा नहीं। निश्चित उद्देश्य, यानी कि हमें पटरी प्रकार की सहायता से अगर कोई लाइन खींचनी पड़ रही है, या हमें कोई नक्शा बनाना है, या हमें कोई काम करना है, या हमें कोई आकृति बनानी है, तो हमारे दिमाग में पहले से ही उसके लिए एक योजना बनी हुई है कि इन लाइनों से हमें जो है इस तरह का काम करना है। तो निश्चित उद्देश्य को लेकर जब कोई रेखा खींची जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बौद्धिक रेखाएं उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जो रेखाएं दर्शक की अनुभूति अथवा भावों को प्रभावित करती है उन्हें भावात्मक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो जो रेखाएं दर्शक की अनुभूति अथवा भाव, यानी कि देखने वाले को उसके भावों को जो प्रभावित करती हैं, उसकी अनुभूति और भाव को जो प्रभावित करती हैं, उन्हें भावात्मक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लाइनों को देखकर किसी के मन में मतलब दुख का भाव आ जाए, खुशी का भाव आ जाए, प्रसन्नता का भाव आ जाए, या फिर असुरक्षा का भाव आ जाए, तो ऐसी रेखाओं को भावात्मक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जब कलाकार एक से अधिक बिंदुओं का अंकन और उनके बीच रेखा ना खींचे, अंकन करे, ठीक है, अंकन करे और उनके बीच रेखा ना खींचे, फिर भी दर्शक को रेखा का भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो इसे अनुभूत रेखा, फेल्ट लाइन अथवा आभासी रेखा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई कलाकार किसी चीज़ को बना रहा है या किसी खाली स्थान पर उसने बहुत सारे बिंदु इस तरीके से संयोजित कर दिए, इस तरीके से बना दिए, लेकिन उनके बीच में उसने कोई लाइन नहीं खींची, केवल बिंदु बिंदु बना दिए, लेकिन दर्शक को, यानी कि देखने वाले को क्या आभास हो रहा है कि जैसे इन बिंदुओं के बीच रेखाएं हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइनों को या ऐसे भ्रम को जो है अनुभूत रेखा, फेल्ट लाइन अथवा आभासी रेखा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, चौथा, रेखा द्विआयामी होती है परंतु त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्वेश्चन में मैंने देखा है कि रेखा कितने आयामी होती है। ठीक है, तो रेखा केवल द्विआयामी होती है, लेकिन उससे
त्रिआयामी प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है। वो कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से रेखाओं का मतलब रेखाओं को खींचे या उनसे आकृति बनाए, ठीक है। तो इससे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, रेखा का प्रमुख उद्देश्य रूप का सृजन एवं भावों की अभिव्यक्ति होता है। तो रेखाएं क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि रेखाओं से ही सारे रूप का निर्माण होता है। कोई भी आकृति बनाएंगे, कोई भी रूप बनाएंगे तो वह रेखा के बिना असंभव है, ठीक है। इसीलिए रेखा को प्रमुख माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि रेखा से ही रूप का निर्माण होता है और भावों की अभिव्यक्ति होती है। जाहिर सी बात है, जब हम रूप बना लेंगे, कोई आकृति बना लेंगे तो भाव भी हमारे तभी प्रकट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी या विस्तार को रेखा कहते हैं। और किस टाइप की रेखा को कौन सा नाम दिया गया है, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। बौद्धिक रेखाएं कौन सी होती हैं या भावात्मक रेखाएं कौन सी होती हैं, या फिर रेखा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके के पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने चाहिए। वैसे तो इसमें बहुत सारा मैटर है अभी रेखाओं के बारे में, ये तो केवल अभी थोड़ा सा ही था। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।